हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास के नाम से। उसमें जाइएगा तो आपके सारे वीडियो लाइन में लाइन मिल जाएगा, 1 2 करके लिखा हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तभी आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, लगेगा कि हमको बहुत सारी चीज़ें अब पता है। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सभी लिगेंड क्या होते हैं। जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ते थे? अभी से एक समन्वय यौगिक चैप्टर हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? समन्वय यौगिक एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे। उसी में हम लोग लिगेंड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, लिगेंड का जब समन्वय यौगिक होता क्या है तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं आपको, ऐसे सभी को पता ही होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, समन्वय यौगिक। इसका जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं CuNH3 4Cl2। ठीक है। अब देखिए, समन्वय यौगिक ये बाहर का ये आयन का रूप दे देता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है यही समन्वय यौगिक होता है। अगर इसको हटा भी देते हैं तो 2 Cl है तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 को माइनस आ जाएगा। ये समन्वय यौगिक को दर्शाता है। समन्वय यौगिक में ध्यान ये रखना रहता है, समन्वय यौगिक में ये ध्यान रखना रहता है, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा, जो सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा, यही एक ही यहाँ पर दिखेगा। एक सबसे पहले जो यहाँ पे एक धातु दिखेगा, उस धातु को हम लोग क्या नाम देते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं, या केंद्रीय धातु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, या ये आयन भी हो सकता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद जितना भी लिखा हुआ रहता है, इसके बाद इसमें यहाँ पे जितना लिखा रहेगा वो सब के सब क्या होता है, तो सब के सब लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद जितना भी लिखा रहेगा वो सब क्या होता है, तो लिगेंड के नाम से हम लोग जानते हैं। लिगेंड, लिगेंड के नाम से हम लोग जानते हैं। बात क्लियर है? तो यही यहाँ पे लिगेंड होता है। तो ये जो इसका नेचर जो होता है कैसा होता है, इस लिगेंड का जो नेचर होता है वो लेविस भस्म की तरह होता है। कैसा होता है? लेविस भस्म की तरह होता है। लेविस भस्म की तरह होता है। इसी को हम लोग लेविस भस्म कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। देखो, केमिस्ट्री में अगर समन्वय यौगिक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2 प्रकार के पदार्थ देखते हैं। उसमें हम लोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पदार्थ होता है। अगर चुंबकीय गुण देखा जाता है, चुंबकीय गुण हम लोग 2 प्रकार के देखते हैं समन्वय यौगिक में। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण का अगर बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होता है। एक अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। दूसरा जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। दूसरा जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। तो कोई भी पदार्थ कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय है, वो डिपेंड करता है इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, उसका जो केंद्रीय परमाणु होता है, तो केंद्रीय परमाणु के जो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको लिखने में जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है वो चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर ये Cl4 है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये Cl4 है। अब यहाँ पर प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और हम लोग ये भी इसमें ध्यान में रखना पड़ता है कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है। उसके अनुसार भी क्या होता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल देखा जाता है खाली है कि नहीं खाली है। अब इतना करने से बेटर क्या है, इतना करने से अच्छा क्या है, और कि हम लोग क्या करें, कुछ ही यौगिक होता है, कम से कम 12 को यौगिक है, उसको हम रट ले, इसलिए कि पूछा ही जाता है क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना हम समय लगा कर अगर निकालना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुछ
यौगिक का हम लोग याद कर ले, और आगे क्वेश्चन आएगा तो उसके हम लोग और भी चीज़ें याद करा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना याद कर ले कि कौन अनुचुंबकीय होता है, कौन प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, थोड़ा लिखते चले, फास्ट लिखेंगे हम, सभी को लिखते चलना है। हम अनुचुंबकीय को सिर्फ ए से दर्शाएंगे, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय को एक ए से दर्शाएंगे, प्रतिचुंबकीय को पी से दर्शाएंगे। ठीक, यहाँ पे अगर अनुचुंबकीय है तो उसको हम ए से दर्शाएंगे, और प्रतिचुंबकीय है तो पी से दर्शाएंगे, फास्ट लिखने के लिए। ठीक है, यौगिक का नाम लिखते चलते हैं, आप लोग को उसके सामने इंडिकेट करते हैं, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। ठीक, याद रखना है सभी को। तो Fe6 3 इसको याद रखना, ये क्या होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। दूसरा चलते हैं, FeCN6, यहाँ पर 4 तो ये भी क्या होता है, तो ये प्रतिचुंबकीय होता है। FeH2O6 3+, ये जो होता है अनुचुंबकीय होता है। MnCl6 4-, ये जो होता है अनुचुंबकीय होता है। MnBr4 2-, ये भी जो होता है अनुचुंबकीय होता है। FeH2O6 2+, ये भी जो होता है अनुचुंबकीय होता है। CONH3 लिगेंड के रूप में है 3+, ये भी जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है। NiCO4, ये CO4 है, ब्रैकेट है यहाँ पर। ठीक, CO4 0, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये CO है, स्मॉल o है, कोबाल्ट। यहाँ पर CO जो है, ये CO जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक, F6 3-, ये जो होता है अनुचुंबकीय होता है। ZnNH3 4 2+, ये जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। NiCl4 2-, ये जो होता है अनुचुंबकीय होता है। Ni, ये शायद हो सकता है कि हम लिखवाए भी होंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते। CN4 है, CN4 2-, तो ये होता है प्रतिचुंबकीय होता है। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, पूछा है कौन अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे NiCO4, इस पर चार्ज जीरो, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब चार्ज जीरो है, तो ये क्या प्रतिचुंबकीय थे, ये तो है नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। NiCN4 देखो, तो NiCN4 कहाँ पे है, NiCN4 ये है, ये क्या है प्रतिचुंबकीय है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन करेक्ट। NiCl4 है, तो NiCl4 देखे कहाँ पे है, NiCl4 यहाँ पे है। ये क्या है, अनुचुंबकीय है, तो यही क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है। और CONH3 6 है, तो CONH3 6 ये क्या है, प्रतिचुंबकीय, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जय अणु Mg के घटक नहीं है। पूछा है कि Mg का घटक कौन है, ये नहीं पूछा कि Mg का घटक कौन नहीं है, ये पूछा है Mg का घटक कौन है। मतलब Mg किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, Mg जो होता है ये किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखना है, ये क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में Mg का मात्रा पाया जाता है क्लोरोफिल में। हीमोग्लोबिन सभी को पता हुआ है कि ये ब्लड में होता है, जो कि ऑक्सीजन को मिलाने में ये मदद करता है। ठीक, ATP जो होता है ऊर्जा का स्टोरेज
माना जाता है कि ये ऊर्जा का ऐसा एक फैक्ट्री है जहाँ पे ऊर्जा स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे एक वह जटिल आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए इसमें किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है ये पता करने के लिए सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमको पता चलेगा किसमें डी ऑर्बिट नहीं है, मतलब डी। अब देखो इसको अंदाजा भी लगा सकते हो, ध्यान दे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए केंद्रीय जितना भी धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जितना भी होते हैं उनका क्या पता होना चाहिए? तो उनका सबसे पहला जो काम है ये पता होना चाहिए कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है। सबसे पहला क्या काम है कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा बहुत लिख भी देते हैं सबका। अगर एम का बात करते हैं तो एम में अगर परमाणुओं की संख्या का बात कीजिएगा, एम में अगर परमाणुओं की संख्या का बात करते हैं तो एम में परमाणुओं की संख्या कितना होता है ये पता पहले होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चीज हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि 20 से 21 से लेके 20 तक का परमाणुओं की संख्या सभी को याद होना चाहिए, और नहीं तो दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। एम का परमाणु की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 25 होता है। अब क्या है, सीओ है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयरन है, तो आयरन का सभी को पता होना चाहिए 26 होता है। आयरन का कितना होता है? 26 होता है। इसके बाद क्रोमियम है तो क्रोमियम का 24 होता है। इस तरह से ये सारे के परमाणु संख्या हम बोले थे बीते के 30 तक, 21 से लेके 21 से लेके 30 तक का परमाणु संख्या कम से कम याद होना चाहिए। इस चैप्टर के लिए और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए, अब यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर एक का हम लिखना शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऑब्जर्व करेंगे। कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं 18 तक, तो 18 तक जो भर जाने के बाद कौन आता है? 4s आ जाता है, ये तो 20 हो जाता है। और उसके बाद जितना बचता है वो 3D में जाता है, 3D में कितना जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 18 तक। इस अब सभी को पता है 3P6 तक 18 हो जाता है, उसमें डी वगैरह उस टाइम नहीं आया। तो 27 हुआ है, इसमें 2 को जाएगा और इसमें कितना जाएगा? इसमें 7 को जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? 4:2, इसमें 6 हो जाएगा। ये तो अब अभी से सभी को पता चल जाएगा। और इसमें कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। बोला है कि इसमें से किसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब खाली है। अब देखो, अब ये इसके ऊपर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसके ऊपर कुछ चार्ज आता है। ये चार्ज कौन डिसाइड करता है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करता है। ऑक्सीकरण संख्या सभी को निकालना सिखा दिया गया है कि इसको x मान लेना है। ऑक्सीजन कितना? 4 गो है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। और बराबर में जितना ऊपर में चार्ज रहता है उतने के बराबर हो जाता है। तो चार्ज इस पर कितना है? -1। -1 होता है, ये -8 हो गया बराबर -1, तो x बराबर इधर जाएगा तो 8 - 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट थोड़ा मन में भी कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। इसके ऊपर कितना प्लस आएगा? 7 को प्लस आएगा। अब देखो जैसे ही 7 प्लस आया तो हमको पता है पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 को तो इससे निकलेगा और उसके बाद किससे निकलेगा? डी से निकलेगा। तो उसके बाद इसमें से 5 निकल जाएगा। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए कि इसका डी ऑर्बिटल क्या होगा? खाली होगा। और किसी भी दूसरे को चेक कीजिएगा तो उसका डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो ये 0 होगा। और NH3 को x मानते हैं तो उस पर टोटल चार्ज बराबर में कितना है? 3 है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कि NH3 पर 0 होता है। तो इसके ऊपर 3 को प्लस आएगा भी तो 2 को इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, तो ये इस पर 6 को आएगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि Mn की ही क्या है, इसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो इसी का डी ऑर्बिटल खाली है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं तक करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया कि कौन इसमें से कथन गलत है, तभी थोड़ा देर पहले ही लिखवाए कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय, इसको हम पहले ही लिखवाए। अब यहाँ पे एक और चीज दे दिया है, चतुष्फलकीय और वर्गतलीय है, कसफलकीय है कि चतुष्फलकीय। अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है, देखो डिसाइड करने के लिए तो हम लोग कर सकते हैं किसका
क्या है, प्रसंकरण क्या है, इसका प्रसंकरण हम लोग निकालते हैं कि D2sp3 है। इसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि अष्टफलकीय होगा कि चतुष्फलकीय होगा कि कौन सा फलकीय होगा। तो देखो कौन कौन सा फलकीय होता है, जो याद रखने वाला है, एक अष्टफलकीय होता है, यहाँ पर लिखा भी होगा, एक अष्टफलकीय होता है और एक चतुष्फलकीय होता है, एक वर्गतलीय होता है। यही तीन को इसमें देखने को मिलेगा, और कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, यही तीन देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ और भी याद रखें, इसको पहले भी हम भी लिखवा दिए है, फिर भी हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देना चाहते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। अगर अष्टफलकीय होगा तो उसको हम लोग क्या, देखो जब भी अगर sp3 आता है, प्रसंकरण क्या आएगा, sp3, हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रसंकरण या संकरण के भी नाम से जानते हैं। तो प्रसंकरण sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, वो कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलक। अगर प्रसंकरण DsP2 होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्गतलीय होता है, वर्गतलीय होता है। अगर प्रसंकरण D2sp3 हो या sp3D2 हो, तो इसका होता है अष्टफलकीय, अष्टफलक, इसका अष्टफलक होता है। अब ये प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है कि हम लोग प्रसंकरण बताते हैं, हम लोग डी ऑर्बिटल को देखकर और एस ऑर्बिटल को देखकर कौन कितना खाली रहा है उसके अनुसार उसका प्रसंकरण लिखा जाता है। अब यहाँ पे ये चार प्रकार के, तीन प्रकार का होता है, चतुष्फलकीय, वर्गतलीय और अष्टफलक। अब इसको भी पहले क्या करें, याद कर लें, इसलिए कि अगर हम लोग फिर से चेक करना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। चेक करने का तरीका भी हम बता देंगे, कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या करें, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना, इसमें एक और चीज़ ऐड कर ले। एक और चीज़ क्या ऐड कर ले, तो सबसे पहले हम कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं। क्या क्या भी लिखे थे, अष्टफलक, अष्टफलक, अष्टफलक के लिए हम ओ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखे थे चतुष्फलक, चतुष्फलक, चतुष्फलक के लिए हम टी लिख देते हैं। और एक है वर्गतलीय, एक क्या है, वर्गतलीय, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसके लिए हम एस लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर बता देते हैं, जहाँ ए लिखे है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहला वाला का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। तो अष्टफलकीय को हम किससे दर्शा रहे, ओ से। इसमें क्या होगा, तो ये भी अष्टफलकीय होता है, तो इसको भी हम लोग ओ से लिखेंगे। ये भी अष्टफलकीय होता है, तो इसको भी ओ से लिखेंगे। ये भी अष्टफलकीय होता है, तो इसको भी हम लोग ओ से लिखेंगे। ये भी कितना कितना हो गया, ये अब जो होता है ये होता है चतुष्फलकीय, जिसको हम लोग टी से दर्शा रहे हैं। ये जो होता है, तो ये जो होता है अष्टफलकीय होता है, तो इसको हम ओ से दर्शा रहे हैं। ये जो होता है, तो ये वाला सात वाला, तो ये भी अष्टफलकीय होता है, तो इसको हम ओ से दर्शा रहे हैं। आठ वाला, तो ये चतुष्फलकीय होता है, तो इसको हम टी से दर्शा रहे हैं। और ये 9 वाला, तो ये जो होता है ये भी अष्टफलकीय होता है, तो इसको हम ओ से दर्शा रहे हैं। अब ये सारे याद रखना है। और ये होता है चतुष्फलकीय, जिसको हम टी से दर्शा रहे हैं। ये भी चतुष्फलकीय होता है, टी से दर्शा रहे हैं। इसमें एक ही जो होता है जो वर्गतलीय होता है, जिसको हम एस से दर्शा रहे हैं। अब इसको रट जाना है, पूरी तरह से क्या करना है, इसको रट जाना है। रटने में ही फायदा है, इसलिए इतना ही में से कोई ना कोई पूछेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक। चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये वाला है, ठीक। अब यहाँ पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम लिखवा भी दिए कि जो NiCa4 है, NiCa4 अभी लिखवाए थे, इस पर चार्ज जीरो है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय। तो ये तो सही है, इसका चतुष्फलकीय है। और इसका ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, तो ये प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय नहीं होता है। अगर NiCN4 का देखेंगे, NiCN4 इस पर 2 माइनस, तो ये वर्ग तलीय स्ट्रक्चर है, तो वर्गीय है, मतलब वर्ग तलीय, तो ये सही है। अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय देखेंगे, तो ये प्रतिचुंबकीय, ये भी सही है। ये दोनों को दोनों सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। NiNH3 6 दिया हुआ है, NiNH3 6, और ऊपर में क्या है, +2 है। NiNH3 6 ऊपर में +2 है,
कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? इसका 6 गो है, देना तो चाहिए था इसमें, +2 या +3 देना चाहिए था। चलिए अगर +2 या +3 दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये अष्टफलकीय होता है। ये क्या होता है, ये अष्टफलकीय होता है, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय नहीं होता है। NaCl4, तो NaCl4 आप देख सकते हैं उसमें कहाँ पे दिया हुआ है, तो 11वां नंबर पे है। तो वो चतुष्फलकीय तो होता है और अनुचुंबकीय भी है। ये तो सही हो जा रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो जा रहा है। चतुष्फलकीय भी है और अनुचुंबकीय भी है। ये चतुष्फलकीय भी है, कौन गलत है वो चूज करना था ना, तो ये भी सही है, ये तो सही है। हाँ, ये तो सही है। ये वाला जीरो वाला देख रहे थे, गलत चूज चूज करना था, तो ये सही है, ये सही है। इसका मतलब एक और कोई ना कोई सही है, गलत कहीं पर हो रहा है। NaCl4 तो चतुष्फलकीय है और प्रतिचुंबकीय, ये तो गलत है। ये तो क्लियर है कि ये गलत है। अब इसमें डाउट है, इसमें ये लिख लिख लिया है गलती से, कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये NH4 होना चाहिए, या कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक कर दिया है। ये कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक किया है, +2 दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए अभी गलती मान के चलते हैं कि यही गलत है। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया था, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला निम्नलिखित में कौन अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं, इसमें से कौन अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक का मतलब क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निशामक कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक कहते हैं। और अग्निशामक में उपयोग किए जाने वाले गैस जो होते हैं, ये होता है CCl4। कौन होता है, तो यही अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये तो पता ही है कि ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म के बारे में बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक हम लोग विषाक्त पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है। इसमें जितना भी आगे दिया है सब सब विषैला पदार्थ ही होता है। यही अग्निशामक होता है, जो पहला वाला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताया जा रहा है मोनोहाइड्रोजन का व्युत्पन्न अल्कोहल के के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो मोनोहाइड्रोजन मतलब क्या, कि वहाँ पे हम लोग हेल्दो एल्केन का बात करें, तो हेल्दो एल्केन का अगर अभिक्रिया अल्कोहल के के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, यही पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ये दो जगह पे मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे, एक तो हेलो एल्केन जब बन चुका है तो उसको अगर अल्कोहल के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है उसको बताना है। तो हेलो एलोजन हेलो 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 अल्कोहल के किस में, रासायनिक अभिक्रिया में ये हम लोग को मिलने का चांसेस बनता है, ये अल्कोहल वाला चैप्टर में मिलने का, यही दो जगह चांसेस बनता है मिलने का, बस इसी को ध्यान में रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अब देखो एक हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया, जिसको अगर किसी को याद होगा तो बहुत आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये इसमें क्या चीज़ बनेगा। बात किया जा रहा है कि एक तरफ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अभिक्रिया KOH के साथ कराया जा रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का अभिक्रिया KOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा ये बताना है। इसमें हम लोग एक अभिक्रिया पढ़े थे अगर याद होगा तो, वो अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। क्या है, विलोपन अभिक्रिया। तो एक बार याद दिलाना चाहते हैं, कौन सा अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में हम लोग क्या, इसमें बीटा हाइड्रोजन खोजते हैं, किसका खोजते हैं, बीटा हाइड्रोजन को खोजते हैं। अब बीटा हाइड्रोजन से ही हम लोग क्या करते हैं कि बीटा हाइड्रोजन से ही हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एक जगह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन, दो चीज़ों को रिमूव कर दे। जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये पिछले क्लास में भी शायद हम बताए थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। जब इसका अभिक्रिया हम लोग KOH के साथ कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में, ये तो अब सभी को याद आ ही जाना चाहिए, इसलिए
पिछले क्लास में अल्कोहलिक की उपस्थिति में। तो देखो बीटा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है तो उसको हम बीटा कहते हैं। तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा ये कैसे डिसाइड होता है, तो यहाँ पर भी एक नियम आता है, यहाँ पर भी एक नियम आता है कि जिस तरफ समूह ज़्यादा जुड़ा रहता है उस तरफ का हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो देख सकते हैं इस कार्बन से एक समूह जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से एक भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक बी आर रिमूव होकर एच बी आर बना लेता है, और दोनों का जो बॉन्ड फ्री होता है बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से एच बी आर बाहर क्या हो जाता है, एच बी आर बाहर निकल जाता है। तो यही उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। और देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आया तो कौन होगा, एल्केन होगा कि एल्कीन होगा, तो ऑब्वियस है कि एल्कीन होगा। तो याद रखना है इससे अल्कोहल के OH के साथ उपस्थिति में अगर हेलो एल्केन का विक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण करता है, एल्कीन का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है अभिकर्मक, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये भी अभिक्रिया आपको देखने को मिला। ब्यूटेन 1 पर ऑल दिया हुआ है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 पर ही OH समूह, ऑल मतलब 1 पर OH समूह जुड़ा हुआ है, CH2 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 CH2, यही है। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराए कि बोल रहा है कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाए, इसमें भी कार्बन 4 गो है और एक पर क्या होगा ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो सेम यहाँ पर OH हट के क्या जुड़ जाए, OH हट के Br जुड़ जाए। अब ये अभिक्रिया ढूंढोगे, ठीक है, देखिए यहाँ तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा CH2 CH2 CH2, सब जगह दो दो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अल्कोहल हटा के क्या जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। तो ये दो जगह मिल सकता है, ये भी अभिक्रिया या तो हेलो एल्केन में मिल सकता है या अल्कोहल में मिल सकता है, हेलो एल्केन में मिल सकता है या अल्कोहल में मिल सकता है। चलिए हम लोग पहले सबसे पहले हेलो एल्केन चैप्टर में अगर जाइएगा तो उसमें ये मिलेगा हेलो एल्केन का निर्माण में, किसमें, हेलो एल्केन बनाने की विधि में मिलेगा। तो ये ऑप्शन देख कर आप कर सकते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं जब भी अल्कोहल होता है तो अल्कोहल का अभिक्रिया या तो PCl5 के साथ कराए थे या PiI के साथ कराए थे। अब देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन हो सकता था, PCl3 के साथ भी कराया जाता है ना, PCl3, इसमें PCl3 नहीं कराया, PbR3 के साथ कराते हैं और इसका 3 अणु, तो इधर इसका भी क्या होता है, इधर 3 अणु का निर्माण होता है। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से PbR3 के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है, तो ये हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आप जाकर देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है। बेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ किया दिया हुआ है, तो बेंजीन का अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पे, बेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ दिया हुआ है, तो बेंजीन का अभिक्रिया दिया हुआ है क्लोरीन के साथ। अब देखो हम लोग एक बेंजीन बनाने की विधि पढ़ते हैं, उसमें भी इस प्रकार का अभिक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। हेलो हेलो बेंजीन बनाने का पढ़ते हैं ना, तो हेलो बेंजीन में भी अभिक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हेलो बेंजीन में जाइएगा तो हेलो बेंजीन का भी अभिक्रिया हम लोग को, लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये कहाँ का दिया हुआ है, एक हम लोग पहले दो चीज़ें लिखते हैं। एक अगर बेंजीन है, अगर बेंजीन का अभिक्रिया Cl2 के साथ अनाद्र अनाद्र AlCl3 या हम लोग FeCl3 भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में सिंपल बनता है क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस केस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर बहुत लोग कंफ्यूज होकर ऑप्शन ए सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2 का अधिक तो होना चाहिए किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ये बेंजीन खत्म हो जाता है और ये साइक्लो स्ट्रक्चर बन जाता है। और सभी के ऊपर क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, सभी के ऊपर क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। तो ये अभिक्रिया भी ध्यान में रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्या कहते हैं,
हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का जो करें क्लोरोजीन के नाम से जानते हैं। सॉरी, मैं कुछ गलती लिख दी है, नहीं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट होगा, और ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कब होता है, जब इसके उपस्थिति में कराते तब जाकर ऑप्शन ए करेक्ट होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आइडो परीक्षण करता है। आइडो परीक्षण करने वाला यौगिक का नाम बताना है। सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं आइडो परीक्षण, तो आइडो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आपको जरूरी नहीं है। इसका आइडो का स्ट्रक्चर का बात करते हैं। आइडो का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, तो CH3 से दर्शाते हैं। CH3 से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडो कहते हैं। जब आइडो को चेक करने के लिए कौन कौन सा आइडो फॉर्म परीक्षण देता है, तो इसको लिख लेना है, ध्यान में रखना है। एक तो CH3C डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे गलत साइड लिखा हुआ, ये वाला CH3CH2, ये आइडो फॉर्म परीक्षण देता है, इसको ध्यान में रखना है। और किसी भी समूह में अगर इस प्रकार के 2 कार्बन के साथ OH रहेगा तो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। इसलिए ये वाला जो होता है, ये भी क्या करता है, आइडोफॉर्म। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है ये भी आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है ये भी आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, इस बात को ध्यान में रखना है। टर्शियरी नहीं देता है, ये भी नहीं देगा, ये वाला समूह देगा और ये वाला समूह देगा। तो यही 2 आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।